Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We are on chapter 3rd, our parliament. In this chapter, we had understood many things about the parliamentary system, the bicameral houses, upper house and the lower house. We had know about the both houses, what are the features of Rajya Sabha, what are the features of Lok Sabha, elections in Lok Sabha and Rajya Sabha, term period or working period of Rajya Sabha and Lok Sabha, maximum members and present members. हमने इतना सब इस चैप्टर में अभी तक देख लिया था कि अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस में कैसे इलेक्शंस होते हैं, लोअर हाउस में कैसे इलेक्शन होते हैं, अपर हाउस में कितने मेंबर्स हैं, लोअर हाउस में कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। ठीक है ना। साथ में ये भी समझा था कि एलिजिबिलिटी क्या होती है अपर हाउस के लिए और लोअर हाउस के लिए। अपर हाउस का हेड कौन होता है, तो अपर हाउस का हेड होता है वाइस प्रेसिडेंट और लोअर हाउस का हेड होता है स्पीकर। ठीक, स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मिलके स्पीकर का इलेक्ट करते हैं और स्पीकर ही हेड होता है डिबेट्स का या वहाँ पे जो भी डिस्कशन चलेगा उन सब का। तो फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट हम इस वीडियो में देखेंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव के फंक्शन समझेंगे पहले तो हम। The parliament make law for the country. All law are introduced as a bill in a parliament. After approval by both houses, the bill became a law. A parliament legislates on the subject mentioned in union list, concurrent list and residual list. देखिए, लेजिस्लेटिव जो है वो है हमारा पार्लियामेंट। अब लोअर हाउस लोकसभा, अब लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब जब मेंबर्स होंगे तो ज़रूरी नहीं है सारे एक ही पार्टी के हों, अलग अलग पार्टीज़ के होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के भी मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है ना। और अगर सबसे ज़्यादा पार्टी क्या मेजॉरिटी अगर फाइंड नहीं कर पाती है तो कोalition की गवर्नमेंट बनती है। तो ये सब आपको पता है। अब उनका काम है लॉ बनाना और अमेंड करना, क्योंकि टाइम टू टाइम सोसाइटी चेंज होती है तो नीड चेंज हो जाती है। और जब नीड चेंज हो जाएगी तो नए लॉ चाहिए होंगे हमें। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ते हैं कि 6 to 40 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ये लॉ नहीं था। ये लॉ 2002 या 2004 में बना। 88 अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये राइट दिया गया सबको। अब जिनके पास पैसा नहीं होगा तो उन्हें गवर्नमेंट पढ़ाएगी फ्री में। एज ग्रुप क्या होगा, 6 to 14 ईयर्स। तो इस तरह से लॉज बनते हैं। बात समझ में आ गई। अब बनेगा कैसे, तो सबसे पहले वो लोअर हाउस में आएगा या फिर अपर हाउस में आएगा, तो तब वो बिल कहलाएगा, क्योंकि तब उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। फिर दोनों हाउसेस में, पहले लोकसभा में उसमें डिस्कशन होगा, फिर राज्यसभा में डिस्कशन होगा। जब डिस्कशन दोनों हाउसेस में हो जाएगा फिर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, तब वो जाके लॉ बन जाएगा, मतलब एक्ट बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बिल कैसे बनता है और लॉ कैसे बनता है। ओके, अच्छा। अब जो लॉ बन रहा है वो ऐसा नहीं है कि दोनों हाउसेस के लोग जो भी चाहें वो बना देंगे, नहीं। जैसे जो आपकी यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ध्यान में रख के, मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा वो ये सारी चीज़ें बनेंगी कि कोड क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन सबको ध्यान में रख के ही नया लॉ बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लॉ ऐसे अपने मन से बना दिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। कोई लॉ है जिसका यूज़ ख़त्म हो गया, मान लो, बात समझिएगा। जैसे हमने एक लॉ बनाया था, स्कूल में बनाया हमने कि सारे बच्चे 7:30 तक आ जाएंगे, लेकिन सर्दी है। ठीक है ना। तो अब सर्दी में भी 7:30 पर तो बच्चे नहीं आएंगे, तो हम उसको अमिट कर देंगे, चेंज कर देंगे कि अब आपको 8:30 पे आना है। तो ये इसको अमेंडमेंट कहा जाता है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे आप अपनी बुक में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे सोशलिस्ट एक वर्ड है और सेकुलर ये वर्ड है। ये 44 अमेंडमेंट में ज्वाइन किए गए थे। स्टार्टिंग में प्रियम्बल में ये वर्ड्स नहीं थे। तो आपने अमेंडमेंट समझ लिया, अमेंडमेंट क्या होता है, लॉ कैसे बनते हैं ये भी समझ लिया। आगे देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। The government imposes taxes on the people. Money collected through the taxes are utilized to execute its welfare and development programs. If the government wants to introduce any new tax, it has to get the approval of Lok Sabha. The annual budget of the country is also presented before the parliament by the finance minister. इस चीज़ को समझिए।
जैसे कोई नया मनी बिल आना है, पैसे से रिलेटेड कोई बिल आना है, ठीक है ना, तो आपने क्या पढ़े हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस पढ़ा है। अपर हाउस का टर्म 6 ईयर का है, तो अपन को क्या लगता है कि अपर हाउस के पास ज़्यादा पावर होंगी, नहीं, पावर्स दोनों में लिमिटेड ही हैं। लोअर हाउस को ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब भी कोई मनी बिल आएगा तो मनी बिल राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। मनी बिल जो भी आएगा, पैसे से रिलेटेड जो भी बिल आएगा, जो भी टैक्सेस से रिलेटेड बिल आएगा, जैसे जीएसटी आया था, तो ये लोकसभा में आएगा सबसे पहले, और लोकसभा में जब उसमें डिबेट्स हो जाएंगी, डिस्कशन हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा जाएगा, और जब राज्यसभा में आएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होती है, जब भी मनी बिल कोई भी आएगा और वो लोकसभा में जब उसमें डिबेट्स या डिस्कशन चालू किया जाएगा, तो उससे पहले उसको जो क्या है आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उनको अप्रूवल ले लिया जाता है उनसे कि हम मनी बिल ला रहे हैं, और उसके बाद ही वो लोकसभा में आएगा। तो बात समझ में आई? मनी बिल सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, वहाँ से अप्रूवल होगा उसका। जब अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो राज्यसभा में नहीं जा सकता, मनी बिल जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में डिस्कशन हो जाएगा तो कहाँ होगा? लोकसभा में डिस्कशन होने के बाद वो राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में जब वो पास हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो वो पूरे कंट्री का फाइनेंस के इस साल इतना खर्च यहाँ करना है, स्कूल्स के लिए इतना खर्च करना है, ठीक है, तो पावर में तो हैं, वो गवर्नमेंट में है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो नहीं बनती किसी के प्रति, मतलब कि किसी को जवाब दें। लेकिन नहीं, पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, तो जितने मेंबर्स हैं उसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि वो हर पार्टी के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो, उनके प्रति फाइनेंस मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी बनती है। वो वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ देगा? जो भी उसने बजट बनाया है उसको पार्लियामेंट में देगा, वहाँ पे उस पर डिस्कशन होगा। तो बात समझ में आई? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एनुअल बजट को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। डिबेट्स, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट चल रही है तो गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दंगे हो रहे हैं, तो इनके बारे में जो भी डिस्कशन होता है या डिबेट्स होती हैं, वो डिबेट्स होती हैं किसमें? क्वेश्चन आवर में। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट जो चलती है उसका एक टाइम होता है, उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो क्वेश्चन आवर्स में ऐसे सवाल अपोजिशन के टाइप से, अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट से करता है कि आपकी गवर्नमेंट में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। एक चीज़ को और याद रखिए, जैसे जो मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं लोकसभा में? 543। अब अगर इसका 10% आप निकालोगे तो लगभग 54 या 55 आएगा। तो अगर इतने मेंबर लोकसभा में नहीं होंगे तो कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसी को वॉकआउट आपने सुना होगा कि मेंबर्स ने वॉकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मेंबर ही पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई डिस्कशन ही नहीं होगा, कोई लॉ नहीं बन सकेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं अपोजिशन पार्टी के, जब गवर्नमेंट कोई गलत सलत बिल लाना चाहती है जो अच्छा नहीं है तो वो वॉकआउट कर देते हैं, मतलब डिस्कशन कोई भी नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन समझ लीजिए। द पार्लियामेंट कैन मेक चेंज और अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर ऑल द अमेंडमेंट्स आर वैलिड ओनली आफ्टर हैव बीन अप्रूव्ड बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मैंने आपको बता दिया कि अमेंडमेंट भी जो होगा वो कब होगा? जब लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों लोग उसको क्या कर दें? वैलिड कर दें कि हाँ चलिए सही है, आपने जो भी चेंज लाया है वो अच्छा है। इलेक्टोरल फंक्शन, द पार्लियामेंट परफॉर्म्स सम इलेक्टोरल फंक्शंस लाइक इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें जो पार्लियामेंट है आपकी, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना, और साथ में जो स्टेट्स की क्या है, स्टेट्स की आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन दोनों के मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउस, स्टेट असेंबली के दोनों हाउस। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउसेस नहीं होते स्टेट असेंबली के, तो वहाँ का एक हाउस ही वोट कराता है। ओके, और इसी तरह से वो वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, और एक इंसान को वो और इलेक्ट करते हैं, किसको? स्पीकर को। स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव,
अब मान लीजिए जो गवर्नमेंट चल रही है वो किस तरह से वर्क कर रही है। जिस तरह से गवर्नमेंट वर्क कर रही है, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आएंगे मैंने आपको बताया था। चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक गवर्नमेंट में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हों, तो कुछ चीज़ें गड़बड़ भी होंगी। और जब एग्जीक्यूटिव गड़बड़ करेगा तो एग्जीक्यूटिव किसके अंडर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट के, तो अकाउंटेबिलिटी इसकी बनेगी गवर्नमेंट की। तो क्या होगा, जो पार्लियामेंट में अदर मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट में नहीं हैं, अपोजिशन में हैं, वो सवाल पूछेंगे जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आवर में पूछते हैं। द पार्लियामेंट कीप अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट have to be approved by it. If the parliament is not happy with the working of the government, it can pass a no confidence motion against the government. If the government fail to win the non confidence motion, it cannot hold power. Fresh election are held to elect a new government. No confidence motion ये आपके लिए नई चीज़ है, बात समझिए। जैसे हमने आपको बताया था कि मेजॉरिटी के लिए 273 मेंबर्स चाहिए, ठीक है ना। तो किसी पार्टी के 250 मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने 23 मेंबर्स या 24 मेंबर्स किसी और से लिए, तो कोलिशन की गवर्नमेंट उन्होंने बनाई हुई है। अब जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई है और वो काम कर रहे हैं लेकिन काम सही नहीं हो रहा, ठीक है ना, अच्छे से नहीं हो रहा, तो पार्लियामेंट खुश नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जो अपोजिशन है वो क्या करेगा, मान लीजिए जो एक्स्ट्रा उन्होंने 24 मेंबर्स किसी और पार्टी से लिए थे उनको अपनी टीम में कर लेंगे, तो ये इनका जो टोटल नंबर 273 पहुंच रहा था वो ये 273 नंबर पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसका मतलब ये होता है कि जो आप मेजॉरिटी 273 पहुँचे हैं इसको आप दोबारा से प्रूफ कराइए, तो वहाँ पे एक साइलेंट वोटिंग होती है जिसमें कोई देखता नहीं है कि कौन किसे वोट कर रहा है। अब वो साइलेंट वोटिंग में अगर ये गवर्नमेंट 273 पे दोबारा पहुँच जाएगी, ठीक है ना, तो फिर से गवर्नमेंट स्टेबल बनी रहेगी। अगर वहाँ नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी और फिर दोबारा से वहाँ पे इलेक्शंस होंगे। तो ये समझ में आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हम आपको बता रहे थे। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में हमने आपको बताया था कि जब मेजॉरिटी नंबर नहीं आएगा तो साइलेंट वोटिंग करनी पड़ेगी, और साइलेंट वोटिंग में अगर उनके पास 273 मतलब दोबारा से मेजॉरिटी मिल जाएगी तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, और अगर दोबारा से मेजॉरिटी वो नहीं पा पाएंगे तो गवर्नमेंट चली जाएगी और दोबारा से इलेक्शंस होंगे। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताए थे कि एग्जीक्यूटिव कौन है, तो चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया। अगर असेंडिंग में बताएंगे तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट वही है, ठीक है ना, और वही क्या है, हेड ऑफ द स्टेट होने के साथ साथ फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट है, ठीक। और उसकी जो पावर्स हैं उनका यूज़ करता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट की पावर नोमिनियल्स होती हैं, क्योंकि वो खुद अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करता है, उसकी पावर्स का यूज़ करता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की पावर का यूज़ करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या है, जैसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया मेजॉरिटी, जो लोग इलेक्शन जीते उनके हेड को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो प्राइम मिनिस्टर को वर्किंग करने के लिए एक टीम चाहिए, और जो टीम चाहिए तो उसको वो क्या देगा, एडवाइजरी देगा प्रेसिडेंट को कि हमें इन लोगों की टीम चाहिए। तो वो जो टीम बनाएगा अपनी, उसको कहा जाता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। इसमें इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को ही देखेंगे एज अ एग्जीक्यूटिव। The head of the state is the president, but his power are mostly ceremonial, so the president is also called the nominal head of the state. The prime minister and his council of ministers have the actual powers. Actual power किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। The president is elected by the member of the electoral college consisting the elected members of the both of the house parliament and the legislative assembly. ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, ठीक,
स्टेट असेंबली के दोनों हाउस, और जहाँ पे स्टेट असेंबली के दोनों हाउस नहीं है वहाँ स्टेट असेंबली का एक सिंगल हाउस। ओके, तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देख लीजिए। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया है कि जो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्स है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वो किन के ऑर्डर्स को मानेंगी? वो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को नहीं मानती हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर को मानती हैं। अब प्रेसिडेंट, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को पूरी देखरेख करनी है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा और फिर प्रेसिडेंट उन्हें ऑर्डर करेगा कि अब आपको अटैक करना है, तो वो एज अ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही काम करेंगी। अब अदर पावर देख लीजिए, लेजिस्लेटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोगेस और एंड ऑल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड एंटर्स द फर्स्ट सेशन। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट चल रही है या स्टेट में स्टेट असेंबली की जो गवर्नमेंट चल रही है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको वो अपने अंडर में ले सकता है गवर्नमेंट को, और इसी को कहा जाता है प्रेसिडेंटियल रूल, ठीक है ना। और जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है ना, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट्स जो होते हैं उनका फर्स्ट सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट ही क्या करता है? एड्रेस करता है। ही इज़ द नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हमने आपको बताया था कि जो हमारा राज्यसभा है अपर हाउस, उसमें 12 मेंबर्स का क्या होता है? 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो उनको ये अपॉइंट करेंगे। और जो हमारा लोकसभा है उसके 2 मेंबर्स जो होते हैं उनको भी ये अपॉइंट करते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ही और शी कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी है, तो वो क्या करेगा? पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देगा। बिल्स कैन बी बिकम लॉ ओनली इफ द प्रेसिडेंट असेंट। बिल्स हमने बताया है ना कि साइन करेगा तो प्रेसिडेंट ही करेगा, तभी बनेगा, तो ये हो गया। अ मनी बिल रिक्वायर द प्रेसिडेंट परमिशन बिफोर इट कैन बी इंट्रोड्यूस। ये भी मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा में मनी बिल का इंट्रोडक्शन होने से पहले सबसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू स्पेशल लॉ एंड ऑर्डिनेंस। द ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट वंस इट्स बिगिन इट्स सेशन। प्रेसिडेंट के पास और सारी इशू स्पेशल पावर्स होती हैं। ऑर्डिनेंस की पावर है, जैसे आपका प्रेसिडेंट पूरी कंट्री में है, वैसे ही हमारा जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, गवर्नर जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या जिसको हम एलजी में कहते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ जो हमारी हैं, इसको ऐसे समझिए, गवर्नर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के काम की देखरेख करते हैं। अब जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे जो गवर्नर होते हैं उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कहा जाता है, एलजी। तो अगर किसी स्टेट्स में गड़बड़ काम चल रहा है, अच्छे से काम नहीं चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो जो हमारे गवर्नर्स हैं वो रिपोर्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे। कई बार अगर गवर्नर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और प्रेसिडेंट ने खुद ही मैटर में इंटरलुक कर लिया, देख लिया, तो वहाँ की वो स्टेट्स की जो पावर्स हैं, स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उसको वो डिसमिसल कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, जैसे मान लीजिए वॉर चल रही है किसी से, तो आपके जो फंडामेंटल राइट है, किसी कंट्री से हमारी वॉर चल रही है, तो जब वॉर के टाइम पे प्रेसिडेंटियल इमरजेंसी लग जाती है। प्रेसिडेंटियल इमरजेंसी में क्या होता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिटेड हो जाते हैं। हाँ, जैसा रूल आता है प्रेसिडेंट का, हमें वैसी बातें माननी पड़ती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है पूजा करना, मंदिर जाना, ठीक है ना, जहाँ घूमना वहाँ घूमना। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में तो ये सब बंद हो गया था, तो फंडामेंटल राइट हमारे रुक गए थे। क्यों? क्योंकि कंट्री सफ़र कर रही थी प्रॉब्लम से। तो ऐसा ही इमरजेंसी में होता है, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल क्राइसिस अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा दे। तो समझ में आ गया ये? तो फाइनेंशियल क्राइसिस में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। ये अभी तक इंडियन हिस्ट्री में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। द वाइस प्रेसिडेंट को समझ लीजिए। जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उसके काम को करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है, और इसको भी वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज consisting the member of the both of the houses of the parliament.
She must be a citizen of India not then less than 35 years ago and the eligible for the election as the member of राज्य सभा। इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्य सभा का मेंबर बन सके। है टर्म और ऑफिस इज 5 years। इसका काम काज का जो टर्म है वो भी 5 years होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। एक्ट एज द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू कैरी आउट ऑफ हिज फंक्शन। जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेसिडेंट के सारे काम वाइस प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट की एक पावर और याद रखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी विदेश यात्रा पे जाएगा, फॉरेन टूर पे जाएगा, किसी पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कशन के लिए जाएगा, तो वो जब जैसे ही लौटेगा सबसे पहले वो इन्फॉर्म करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। ये प्रोटोकॉल है। क्यों ऐसा प्रोटोकॉल है? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है हमारा प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारा, ठीक है ना, उसका एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर। तो वो किसके नाम पे गया है? नाम मतलब प्रेसिडेंट का है, लेकिन गया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो जब वो लौटेगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट को। तो ये एक और पावर है। आगे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट। हिज हर फंक्शन आर एज फॉलोइंग। फंक्शंस क्या हैं? ये हैं। सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको पता ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइजरी देता है और प्रेसिडेंट उसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। एलोकेट्स पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर दैट ही डिस्ट्रीब्यूट्स द चार्जेस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अमॉन्ग हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, तो अलग अलग आदमी को अलग अलग डिपार्टमेंट देने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर ये लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे उनकी मिनिस्ट्री छीन के किसी और को देना या मिनिस्ट्री को ख़त्म करना, ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का हेड होता है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमीशन। नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसको नीति आयोग भी बोलते हैं। तो नीति आयोग का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। एक्ट एज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर उस बात को प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट द कंट्री इन अ हाई लेवल मीटिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है कंट्री को हाई लेवल मीटिंग्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। द प्राइम मिनिस्टर कैन यूज हिज और हर डिस्क्रिप्शन ओवर डिस्पोजल ऑफ 2 नेशनल फंड। फंड से जानते हैं आप? दान। तो 2 दान, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये एक फंड है, ठीक है ना। इसमें पूरी पावर किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की, और उसके पास पावर होती है कि उसको कैसे यूज़ करना है। एंड द नेशनल डिफेंस फंड, और नेशनल डिफेंस फंड, इन दोनों की पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है ना। और इनसे क्या किया जाता है? इन दोनों फंड से, जैसे जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं, अगर वो मतलब शहीद हो जाते हैं कभी, तो उनकी फैमिलीज़ को जो दान, उनके घर बार अच्छे से चलते रहे, उनके लिए ये फ़ंड होता है। और नेशनल रिलीफ फंड होता है जब बाढ़ आ जाए या ड्रॉट पड़ जाए तो लोगों की मदद करने के लिए जो फंड दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया। चैप्टर यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश करेंगे।